हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं जसवंत कुमार स्वराज आईएएस के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका पुनः स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि इस भारत की संविधान और राजव्यवस्था से संबंधित जो यूनिक लेक्चर सीरीज है, उसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा है वह है संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि या संविधान का इतिहास। इसमें आज का जो टॉपिक है, आज का जो हमारा जो सेगमेंट है जिस पर हमें डिस्कस करने हैं मुख्य रूप से, वह है भारत शासन अधिनियम 1858। ये अधिनियम जो है किस भी एग्जाम के लिए, भारत में जितने भी एग्जाम्स होते हैं प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित, चाहे वहाँ संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित किया जाता हो, चाहे वहाँ राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित किया जाता हो, या फिर वहाँ कोई और दूसरी एग्जाम, वनडे एग्जाम में यहाँ तक की भी, ठीक है, छोटे से छोटे एग्जाम और बड़े से बड़े एग्जाम, उस एग्जाम में अगर संविधान से प्रश्न अगर पूछा जाता है तो सामान्यतः ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ये टॉपिक तो है ही, मगर ये जो अधिनियम है भारत शासन अधिनियम 1858, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट इस वजह से होता है क्योंकि इसने जो है भारत में एक नई प्रकार की जो है एक शासन का स्वरूप को स्थापित किया, एक नई प्रकार की पूरी शासन की व्यवस्था। और यहाँ तक अगर देखा जाए तो ये जो है एक ऐसा अधिनियम है जहां से वास्तविक स्तर में भारत में संविधान के विकास की प्रक्रिया जो है बिल्कुल स्पष्ट रूप से परिलक्षित होना शुरू हुआ कि भारत में संविधान में जो प्रावधान है, उनकी जो शासन व्यवस्था है, उनका विकास कैसे हुआ, ये इस अधिनियम के माध्यम से जो है हमें बहुत स्पष्ट रूप से जो है नजर आ रहा होता है। इसी वजह से मतलब कहने का मतलब यहाँ हुआ कि अधिनियम है, ये इस अधिनियम ने भारत के संविधान को जो है बहुत मूलभूत रूप से जो है प्रभावित किया है, पूरी शासन व्यवस्था को प्रभावित किए हैं। और इसी वजह से प्रारंभिक परीक्षा में भी जो है इनके तथ्यों को लेकर के, इनके जो प्रावधान थे उनको लेकर के, इसमें जो सिद्धांत स्थापित किए गए उनको लेकर के तथ्यात्मक रूप से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ में जो है इसमें ये मुख्य परीक्षा के लिए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम होता है। ये अधिनियम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके डायमेंशंस जो है, इसमें डायमेंशंस बहुत यूनिक, अलग अलग डायमेंशंस इसके। जैसे कि इसके डायमेंशन में जो है प्रारंभिक लिए तथ्यात्मक हो गया, इसमें जो आपके लिए एग्जाम्पल जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तथ्यों को याद करना है। आपके एग्जाम के तैयारी में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वहां होता है तथ्यों की। तो सही तथ्य और उस तथ्यों के सही प्रकार से विश्लेषण करना जो है आपकी तैयारी को जो है और मजबूत और सशक्त कर देता है। तो उसी में जो है अगर देखें तो जो मुख्य परीक्षा के संदर्भ में अगर देखें इस अधिनियम को, तो इसकी जो इंपॉर्टेंस है, इस अधिनियम की जो इंपॉर्टेंस है वो मुख्य परीक्षा के लिए प्रारंभिक के साथ साथ मुख्य परीक्षा के लिए उतना ही है। जैसे इसे मुख्य परीक्षा से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, पहला प्रश्न तो यही पूछ सकते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1858 की जो है पृष्ठभूमि को समझाइए। पहली बात तो यही हो गया, उनकी पृष्ठभूमि की बात कर लिए, पूछ दिया आपसे। दूसरी बातें कह देंगे इसमें कि भारत शासन अधिनियम 1858 का उद्देश्य को बतलाइए। दूसरा सेगमेंट हो गया उद्देश्य को लेकर के। तीसरा सेगमेंट हो सकता है इनमें उनकी मुख्य विशेषताओं को बताइए। भारत शासन अधिनियम 1858 की मुख्य विशेषताओं को बता देना है, ठीक है। उसके बाद प्रश्न क्या पूछ सकते हैं इनमें से, भारत शासन अधिनियम 1858 की उनके महत्व को समझाइए, यहां प्रश्न पूछ सकते हैं। उसके बाद प्रश्न जो है अंतिम और जो क्रिटिकल होता है काफी, वहां होता है एक सामान्य तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत क्रिटिकल होता है कि इस अधिनियम का मूल्यांकन करें, समालोचनात्मक मूल्यांकन करें। तो ये प्रश्न ऐसे हैं जो थोड़ा सा जो है जटिल होता है, कठिन होता है। जब तक इनके जो है प्रावधानों की अगर ठीक प्रकार से अगर सही दिशा में जो समझ है और उनका हम सही प्रकार से अगर विश्लेषण नहीं कर पाएंगे तो स्वाभाविक है हम इस तरह के प्रश्नों का जवाब नहीं कर पाएंगे। तो हमें जो है बहुत बारीकी से इस बात को समझ लेना है। और इसी अधिनियम को हम बहुत उस चाहे प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से हो, राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा हो, या फिर किसी और एग्जाम के संदर्भ में भी, तो प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से भी और साथ में मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से भी हम बहुत विस्तार से इस पर डिस्कस करेंगे। और मैं अपेक्षा करता हूं कि इस लेक्चर से जो है आपको आपकी तैयारी को एक नई दिशा मिलेगी और आप इस अधिनियम को लेकर के बिल्कुल निश्चिंत हो पाएंगे कि यदि इससे प्रश्न पूछा गया, चाहे प्रारंभिक परीक्षा में हो चाहे वहां मुख्य परीक्षा में हो, तो निश्चित रूप से जो है आप बहुत अच्छा जो है परफॉर्म करने वाले हैं। तो इस लेक्चर को जो है हम आगे बढ़ते हैं इसी उम्मीद के साथ में। तो पहले समझ लेते हैं हम इस अधिनियम के बारे में 1858 की इनकी पृष्ठभूमि को, वो बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं। मतलब इस अधिनियम को पारित कब किया गया है? 1858 में पारित किया गया है। तो उस समय की जो परिस्थितियां हैं
उस समय की परिस्थितियां जो है भारत की अगर देखा जाए और ब्रिटेन की जो परिस्थितियां हैं, दोनों परिस्थितियां जो है ऐसा है जिसने इस अधिनियम को स्थापित किया। जैसे सबसे पहले तो ये है इंपॉर्टेंट कहना चाहिए, इंपॉर्टेंट ये है हमारे लिए, क्योंकि आप जानते हैं राष्ट्रीय आंदोलन की जो प्रक्रिया है हमारी, लगभग यहीं से उनकी शुरुआत हो रही है। हालांकि इसके पहले भी जो है भारत में इस प्रकार से अलग अलग जगह पर ब्रिटिश जो शासन व्यवस्था है, ब्रिटिश कंपनी के शासन है, उसके विरोध में अलग अलग विद्रोह हो रहे थे। मगर साथ में हम यहां भी जानते हैं कि तत्कालीन समय में जो सर्वोच्च प्रशासक है इस ब्रिटिश कंपनी का, जो जिनको भारत के गवर्नर जनरल कहते हैं, वो उस समय जो है लॉर्ड डलहौजी है। उस समय लॉर्ड डलहौजी है। डलहौजी जो है ये लंबे समय तक भारत की शासन व्यवस्था पर अपनी नियंत्रण बनाए रखा गवर्नर जनरल के रूप में भारत के। इनकी जो मंशा है मतलब गवर्नर जनरल डलहौजी की जो मंशा है वो भारत में एक आक्रामक तरीके की इनकी नीति है, और आक्रामक नीति अपना करके वहां भारत के जो है अधिकाधिक क्षेत्र पर वहां आधिपत्य स्थापित करने की इनकी नीति है। इसीलिए जो है इन्होंने कई अलग अलग तरीकों को मतलब ये कई अलग अलग बहानों से, कुछ बहाना जैसे कि जो है उन्होंने नागपुर को सबसे पहले उन्होंने सतारा को इस तरफ से हड़प लिया। हड़पने की नीति है बेसिकली इनकी, जिनको हम हड़प नीति भी जानते हैं। हड़पने की नीति हो चाहे वहां इस तरफ कोई भी और कि उनके कोई उत्तराधिकारी नहीं है, इस वजह से जैसे नागपुर को उसने बेसिस पर हड़प लिया, वैसे फिर झांसी पर भी वैसे प्रयास किया, वैसे फिर साथ में जो है इधर आरा भी है, या फिर वैसे और साथ में जो इस तरफ लास्टली जो है कुछ बहाना अगर नहीं मिला तो फिर अवध पर उसने कुशासन का आरोप लगा दिया। और इस प्रकार से जो है भारत के बहुत बड़े क्षेत्र जिस पर रियासतों का, कहीं पर छोटे कहीं पर बड़े रियासतों का जो शासन हुआ करता था, उस रियासतों के शासन को उन्होंने अपने क्षेत्र में मिला लिया। ये परिस्थिति है तो स्वाभाविक है, इससे जो है एक विद्रोह की परिस्थिति बना, एक असंतोष की भावना किनमें, उन रियासतों में, उन छोटे जमींदारियों में। इससे जो है आप जानते हैं एक भारत का जो है पहला स्वतंत्रता संग्राम के जिनको नाम से जाना जाता है, या फिर जिनको एक क्रांति के रूप में, जो कब हुआ 1857 में हुआ, लगभग इसी पृष्ठभूमि में। पहली बात यही हो गया। अब दूसरी बातें हमें ये समझना है, क्योंकि जैसे बताए थे हम लोग, जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं इस संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से जो है, उसके बाद फिर पिट्स एक्ट है, उसके बाद फिर जो है 13 का चार्टर एक्ट है, फिर 33 का चार्टर एक्ट है, उसके बाद फिर 53 का भी चार्टर एक्ट आया था। वो सामान्य रूप से हमने उसमें यहाँ देखे थे कि ब्रिटिश जो सरकार है उसके नियंत्रण रेगुलेटिंग एक्ट से जो है धीरे धीरे लगातार बढ़ती जा रही है। कंपनी की जो शक्ति है धीरे धीरे जो है वो कम होते जा रही है। हालांकि अभी भी शासन जो है कंपनी ही कर रहा है, मगर हमने 1833 के अधिनियम में यहां भी देखे थे कि अब कंपनी जो है वो स्वयं के नाम पर भारत के उस आधिपत्य क्षेत्र पर शासन नहीं करता है, बल्कि अब वहां सम्राट के नाम पर शासन करता है। तो नियंत्रण की मात्रा ऐसे ही बढ़ गया। साथ में हम यही भी देखे थे कि 1833 के चार्टर में जो है पूरी केंद्रीय प्रशासन का मतलब ये हुआ कि जो प्रेसिडेंसी हुआ करते थे बॉम्बे और मद्रास, उनके पास जो विधायी शक्ति हुआ करते थे, अब उनको भी समाप्त कर दिया गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब पूरी तरह से शासन व्यवस्था कैसा हो चुका है, एकात्मक हो चुका है। मगर अभी भी कम से कम जो है, अभी भी नाम मात्र का सही, मगर अभी भी शासन किसके द्वारा चलाया जा रहा है, कंपनी के द्वारा ही चलाया जा रहा है। मगर अब 57 की क्रांति की स्थिति में, ये 57 की जब क्रांति हुआ तो उसने इस बात को स्थापित कर दिया कि ये ब्रिटिश कंपनी जो है भारत में जो लंबे समय से शासन व्यवस्था संचालन कर रहा है, वो कुछ ठीक प्रकार से जो है शासन व्यवस्था संचालन नहीं किया। उनकी प्रशासनिक नीति, उनकी आर्थिक नीति, उनकी सामाजिक सांस्कृतिक जो नीति है, कहीं न कहीं उसमें जो है कुछ समस्याएं थी। इसी वजह से भारत के बहुत बड़े क्षेत्र में उन शासन व्यवस्था के विरोध में एक असंतोष की भावना फैला, जिसने जो है इतने बड़े जो है विद्रोह का स्थापित कर दिया। 57 की क्रांति को उन्होंने स्थापित कर दिया। कहीं पर इनको 57 के विद्रोह कह देते हैं, मगर कहीं पर उनको जो है 57 की क्रांति भी कहते हैं, मगर वास्तव में जानते हैं कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ये परिस्थिति है, मतलब कंपनियों के विरुद्ध जो है एक तरह से असंतोष की भावना था। उनकी शासन व्यवस्था को वहां में तत्कालीन जो जनता है वो नापसंद कर रहे थे। यह भी बिल्कुल स्पष्ट हो चुका था। मतलब ये उनके शासन व्यवस्था की बहुत ही खराब स्थिति माना जाता है। ये अब साथ में यहां भी परिस्थिति इस प्रकार की है कि ब्रिटिश सरकार भी और यहां तक कि ताज की भी मंशा है कि इतने जो विशाल देश है,
जिनके इतने बड़ी मात्रा में संसाधन हैं, तो स्वाभाविक है। और साथ में ये भी देखिए आप, लगभग इसके आसपास या उसके पहले की प्रक्रिया में जो है इस ब्रिटेन में, फिर यूरोप में कहा जाए, ब्रिटेन के साथ साथ यूरोप में पूरा जो है औद्योगिक क्रांति, एक नई क्रांति रूप में स्थापित हो चुका है। तो उनके लिए बहुत अधिक मात्रा में संसाधनों की भी आवश्यकता है। तो यहाँ तो बातें हो गई है। तो ये लगभग इसी तरह की परिस्थितियां बना हुआ था। इन्हीं परिस्थितियों में जो है जब 57 की क्रांति क्रांति जब हुआ, तो उस समय ब्रिटिश क्राउन के द्वारा यह निर्णय लिया गया। निर्णय क्या लिया गया? इस एक निर्णय ने जो है भारत में पूरी शासन व्यवस्था और यहां तक कि भारत के जो शासन के जो स्वरूप था, उस स्वरूप को बदल दिया। किसने? ब्रिटिश ताज के एक निर्णय ने, एक डिसीजन ने। वो निर्णय क्या था? यही है कि अब भारत में जो है शासन व्यवस्था का संचालन, या फिर भारत में शासन जो है अब कंपनी का नहीं होगा, बल्कि अब किसका होगा? वहां सीधे ब्रिटिश क्राउन का होगा। मतलब ये हुआ कि अब तक जो है भारत में कंपनी शासन कर रहा था, मगर अब भारत में जो है शासन जो है ताज के द्वारा, ब्रिटेन की सम्राट है उनके द्वारा किया जाएगा। तो स्वाभाविक है अब इस प्रकार से जो है स्थिति निर्मित हो गया कि अब भारत में सीधे तौर पे जो है शासन किसका चलेगा? यहाँ पर ताज का चलेगा। ये सब कुछ परिस्थितियां इस समय निर्मित हो गई। मतलब पूरी शक्ति जो है अब किसमें निहित हो रही है? ब्रिटिश ताज में हो रही है। तो स्वाभाविक है शक्ति अगर ब्रिटिश ताज में निहित हो रही है, तो अब स्वाभाविक रूप से जो है भारत में शासन का जो संचालन है, उस संचालन का पूरा नेतृत्व किनके हाथों में चले गए? ब्रिटिश ताज। मगर ब्रिटिश ताज तो स्वयं शासन नहीं कर सकते, तो उन्होंने अपनी पूरी व्यवस्था बनाया भारत में शासन करने के लिए। तो वही जो है शासन करने के लिए जो व्यवस्था किस प्रकार का हो, भारत में शासन करने की व्यवस्था किस प्रकार का हो, शासन का स्वरूप किस प्रकार का हो, उसमें केंद्रीय और जो है क्षेत्रीय प्रशासन किस प्रकार का हो, इसी के लिए एक नई अधिनियम की आवश्यकता था। नई अधिनियम की आवश्यकता था। साथ में यहां भी परिस्थितियां था इनमें कि विद्रोह आगे भी ना हो। इस बात को भी ध्यान रखना था कि आगे कोई इस प्रकार से 57 के विद्रोह हुआ है, ऐसा कोई और विद्रोह ना हो। साथ में जो है जो भारतीय जो असंतुष्ट थे, उनको भी कुछ हद तक संतुष्ट किया जाना था, संतोष दिया जाना था उनको। साथ में जो है कई जमींदार, कई जो है जो बड़ी रियासत जो है, उन्होंने जो है इस समय जो है कंपनी का, या फिर कह सकते हैं ब्रिटेन का साथ दिया था। तो उनको भी कुछ उनको जो है संतुष्ट करना है। तो ऐसे कई अलग अलग कारण थे। और इन्हीं परिस्थितियों में जो है भारत में अब कंपनी के द्वारा शासन करने के लिए एक नई अधिनियम, भारत में कंपनी के द्वारा भारत में अब ताज के द्वारा शासन करने के लिए एक नई अधिनियम, इसी अधिनियम को कहा गया भारत शासन अधिनियम 1858। यहां से एक भारत में शासन व्यवस्था की नई शुरुआत हुआ। नई शुरुआत का मतलब ये हुआ कि अभी तक भारत में कंपनी के द्वारा शासन किया जा रहा था, जो मूलतः जो है आर्थिक उद्देश्य से अपने जो है नीतियों का संचालन कर रहे थे। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि भारत जो है अब तक में शासन का जो स्वरूप था, बेसिकली क्या था? वो आर्थिक रूप से हम ब्रिटेन के उस कंपनी के उपनिवेश बने हुए थे। मगर अब भारत जो है, क्योंकि अब यहां पर शासन किसके द्वारा किए जा रहे हैं? ब्रिटिश ताज के द्वारा किए जा रहे हैं। तो स्वाभाविक है ब्रिटिश ताज का मतलब क्या हुआ? ब्रिटेन की जो राष्ट्र प्रमुख है, ब्रिटेन के जो राष्ट्र प्रमुख है, अब उस ब्रिटेन के राष्ट्र प्रमुख के द्वारा इस भारत में शासन किया जाना, इसका मतलब ये है कि अब भारत में शासन करने वाले कोई भारत के जनता नहीं है। ये कौन है? जो हजारों मील दूर ब्रिटेन में बैठे हुए वहां जो ताज है, उनका शासन है। मतलब ये हुआ कि भारत अब एक तरह से उस ब्रिटेन का, जो यहां से हजारों मील दूर बैठे हुए हैं, उनका एक तरह से क्या बन गया? यहां एक उपनिवेश बन गया। अब से जो है भारत में एक औपनिवेशिक शासन व्यवस्था की शुरुआत होगी। औपनिवेशिक शासन व्यवस्था का मतलब यहां बहुत आसान भाषा में समझ लेना है, शासन व्यवस्था एक ऐसी होती है, औपनिवेशिक शासन व्यवस्था, जिसमें एक देश मीन्स एक शासक करने वाला देश, शासक देश जो है, वहां
जो शासित देश है, जैसे कि यहाँ पर कौन है, भारत है, तो वो भारत में शासन की नीतियों को इस प्रकार से संचालित करेंगे जिससे शासक देश है उनको मुनाफा हो। इसीलिए इस शासन व्यवस्था को कहा जाता है औपनिवेशिक शासन की व्यवस्था। तो स्वाभाविक है अब यहां से भारत के शासन व्यवस्था का जो है बेसिक उद्देश्य क्या होगा, सामान्य रूप से ब्रिटेन का हित। इन्हीं सब को ध्यान में रखते हुए ये अधिनियम पारित किया गया था। ऐसा कहा गया इस अधिनियम के बारे में ब्रिटेन की सरकार के द्वारा और क्राउन के द्वारा भी घोषणा किया गया कि ये जो अधिनियम है, क्योंकि अभी तक भारत की शासन व्यवस्था अच्छा नहीं था, इसीलिए जो है 1857 की क्रांति हुआ। शासन व्यवस्था जो है भारत में अच्छा नहीं था, इसीलिए जो है 57 की क्रांति हुआ। मगर अब इस अधिनियम के बारे में इसीलिए कहा गया कि अब ये जो अधिनियम है भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम है। ये बिल्कुल वही बातें हो गया, अच्छे जो है अब समय आने वाला है, इस प्रकार की बातें कही गई कि अब शासन व्यवस्था जो है अच्छा हो जाएगा। स्वाभाविक है शासन व्यवस्था अच्छा होगा तो स्वाभाविक है सबको जो है संतुष्टि मिलेगी, उनके लिए जो है खुशियां आएंगी, कुछ इसी प्रकार की बातें इस अधिनियम को लेकर के भी रहा। अब हमें समझना है इस अधिनियम का बेसिक उद्देश्य क्या थे। इस अधिनियम का बेसिक उद्देश्य, चूंकि एग्जाम में पूछेंगे, अगर मान लो 2 नंबर पूछ दिया गया आपकी मुख्य परीक्षा में, छत्तीसगढ़ लोकसभा के द्वारा प्रश्न पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ लोकसभा प्रश्न पूछा सकता है कि भारत शासन अधिनियम 1858 के प्रमुख उद्देश्य क्या थे। तो क्या उद्देश्य है, बहुत आसान भाषा में समझ लेना है। यह उद्देश्य था इसका पहले उद्देश्य इनका, वह उद्देश्य था इनका पहला उद्देश्य कि ब्रिटेन की सम्राट का, इनकी बात कर रहे हैं हम, क्योंकि अब पूरी जो है सत्ता किसके आने वाली है, ब्रिटेन की सम्राट का। ब्रिटेन की सम्राट का भारत पर प्रभुता की स्थापना, क्योंकि अब वो कंपनी वाला जो है शासन नहीं रहा गया, क्योंकि अब इस भारत में जो है कंपनी का शासन समाप्त हो रहा है। अब पूरे शासन किसके नाम पर और किनके द्वारा, वो इस क्राउन के द्वारा किए जाने वाले हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब भारत में शासन की जो प्रभुता है, संप्रभुता है भारत की शासन की है, वो ब्रिटिश सत्ता के पास में निहित हो गई। ये उनका पहला उद्देश्य है कि भारत में संप्रभुता, चाहे वहां किसी भी प्रकार की हो, चाहे वहां विधायी संप्रभुता है, चाहे वहां प्रशासनिक संप्रभुता हो, चाहे वहां न्यायिक संप्रभुता हो, चाहे वहां आंतरिक संप्रभुता हो, चाहे वहां बाहरी संप्रभुता हो, चाहे वहां विधिक संप्रभुता हो, ये सब संप्रभुता जो है अब सीधे जो है कहां से आने वाली है, ब्रिटिश ताज के नाम से होने वाली है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में जो है अब शासन ब्रिटिश ताज के नाम से चलाए जाएंगे। सीधे तौर पे यहाँ पर कोई कंपनी अगर कोई और अब नहीं है बीच में, ये ठीक है। साथ में जो है अब पूरे भारत में शासन का जो स्रोत है, भारत में शासन की जो शक्ति का जो स्रोत है, वो प्रारंभ कहां से होगा, ब्रिटिश ताज के होंगे। यहाँ जो अगर कोई अधिकारी कर्मचारी है तो किसकी सेवा में होंगे, वहां ब्रिटिश ताज की सेवा में होंगे, मगर शासन कहां पर कर रहे हैं, भारत में। इस तरह से तो ये पहला उनका उद्देश्य रहा कि भारत में प्रभुता स्थापित करना ब्रिटिश सम्राट का। दूसरा जो महत्वपूर्ण उद्देश्य था वहां था कि इसमें भारत की जो है जो प्रशासनिक मशीनरीज है, जिनके माध्यम से शासन व्यवस्था संचालित किया जाना होता है, ये भारत में जो स्थापित जो प्रशासनिक मशीनरीज है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो पूरे जो मशीनरीज है, उसको इस प्रकार से सुधार किया जाए, उसमें कुछ इस प्रकार से बदलाव किया जाए कि भविष्य में, और पहली बात है कि भविष्य में एक तो अगर इस प्रकार से कोई विद्रोह ना हो, अशांति असंतोष इस प्रकार से ना भड़के, तो उनके अनुरूप कि ऐसा कुछ ना हो और आगे भविष्य में, इसीलिए ये जो है शासन व्यवस्था में कुछ इस प्रकार का सुधार, या फिर अगर मान लो कभी इस प्रकार से असंतोष की भावना अगर बढ़ती है या फिर कोई विद्रोह या फिर इस प्रकार से कुछ घटनाएं होती है तो उनको जो है रिड्रेस किया जा सके। इसके लिए इंपॉर्टेंट था कि प्रशासनिक मशीनरीज में जो है कुछ इस प्रकार से बदलाव किया जाए जिससे भारत में जो सरकार है उसका अधीक्षण और उनका निदेशन और उनका नियंत्रण, कौन कर सके, ब्रिटिश ताज कर सके।
मतलब ये हुआ कि सीधे तौर पे जो है अब भारत में जो है एक तो प्रभुत्व स्थापित करना था, क्राउन को यहाँ पर संप्रभु रूप से स्थापित करना था। दूसरा, प्रशासन में इस प्रकार से बदलाव करने थे जिससे मुनाफा किसका होना चाहिए, ब्रिटेन को होना चाहिए। यही इनका उद्देश्य था। अब चलते हैं इनकी प्रमुख विशेषताओं पर। मुख्य परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं इसमें कि भारत शासन अधिनियम 1858 की प्रमुख विशेषताओं को समझाइए, ऐसा प्रश्न पूछ सकते हैं इनमें से ये। अब इनकी विशेषताओं में चलते हैं। एक पहली विशेषता, और ये बहुत महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि जैसे बताया मैंने जो है कि अब कंपनी का कोई शासन नहीं है, उनसे शासन व्यवस्था के पूरे उनके अधिकार मिले हुए थे, उनको छीन लिया गया। किनके द्वारा छीन लिया गया, ताज के द्वारा छीन लिया गया। तो स्वाभाविक है अब कंपनी के समय में जो है जो शासन व्यवस्था था उनको तो बदलाव करना होगा, ठीक। इसीलिए जो है पुराने दो संस्थाएं जो हुआ करता था, पुरानी दो संस्था जो कंपनी के समय से जो है जो चला आ रहा था, वो दो संस्था क्या था, एक नियंत्रण बोर्ड और दूसरा क्या है, निर्देशन बोर्ड। निर्देशन बोर्ड बेसिकली निर्देशन बोर्ड। एक था उसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल और दूसरा था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये दो संस्था है जिनको जानते हैं कि इसमें जब उसमें पीट्स एक्ट लाया गया था, पीट्स एक्ट जो 1784 का, उसमें स्थापित किया गया था। और एक्चुअल में अगर देखा जाए तो इनके पास भी शक्ति प्राप्त है भारत में शासन करने का, इनके पास ही शक्ति है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जिनमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो वहाँ व्यापारिक मामले देखते थे, अब उतना महत्वपूर्ण नहीं रहा, मगर जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था ये बहुत महत्वपूर्ण था। भारत में शासन व्यवस्था, राजनीतिक प्रशासनिक कार्य को यही देखते थे, इसलिए ही इनके पास में शक्ति था। मगर अब वो शक्ति इनकी समाप्त कर दी गई। अब चूंकि अब ये कंपनी का ही पूरा समापन हो गया, तो अब इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अब बोर्ड ऑफ कंपनी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इनकी आवश्यकता नहीं रहा, इसीलिए अब इनको समाप्त कर दिया गया। अब इनकी जो शक्ति इस समय जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो शक्ति था, उस शक्ति को किसको दे दिया गया, ब्रिटिश मंत्रिमंडल को दे दिया गया। ब्रिटिश मंत्रिमंडल मतलब कहां की बात कर रहे हैं हम, ब्रिटेन की जो सरकार है, उनका जो मंत्रिमंडल है, उनके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, कैबिनेट है, उनको दे दिया गया। उनके एक मंत्री हुआ करते थे, उनके एक मंत्री जिनको एक नया पद क्रिएट किया गया इस अधिनियम में। जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य हुआ करता था, उस पद को कहा गया भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, भारत सचिव कहा गया। मतलब ये हुआ कि अब कंपनी के जो अधिकार क्षेत्र थे पूरी तरह से, उनके पास जितने भी अधिकार क्षेत्र थे, वो अधिकार क्षेत्र को किसमें निहित कर दिया गया, ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य जिनको कहा गया भारत सचिव, ये जो है ब्रिटेन की हम बात कर रहे हैं। ये सब कुछ, ये भारत सचिव नाम का जो पद जो क्रिएट किया गया है, ये कहां पर है, ब्रिटेन में है। और किसकी सहायता के लिए बन रहे हैं, ये ताज की सहायता के लिए। मतलब यहां पर ताज हो गया प्रमुख रूप से, इनके नाम से शासन किया जाना है, मगर ताज तो स्वयं शासन नहीं कर रहे हैं, उनको सहायता और सलाह चाहिए। इनको सहायता और सलाह देने के लिए क्या है, इनके पास में ब्रिटिश मंत्रिमंडल है। और ब्रिटिश मंत्रिमंडल है, इसका मतलब उसमें कई अलग अलग सदस्य हैं, और उन्हीं में से एक भारत मामले से संबंधित जो सदस्य है, जिनको नाम दिया गया भारत सचिव। तो स्वाभाविक है, बहुत स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा होगा कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल के जो सदस्य है, तो किसको होते वहां उत्तरदायी होंगे, तो ब्रिटेन के पार्लियामेंट है, उनके प्रति ही उत्तरदायी होंगे। कहने का मतलब अब ये हो रहा है यहां पर जो है कि ताज का शासन है, कहां पर, ये भारत पर शासन कर रहे हैं। कौन शासन कर रहा है, जो 1000 मील दूर बैठा हुआ है ताज। मगर ताज भी कैसे शासन कर रहे हैं, पार्लियामेंट में एक सदस्य है, उनका मंत्री जो मेंबर है, वो सदस्य जो है उनको क्या कहा गया, भारत सचिव कहा गया। अब ये भारत सचिव स्वाभाविक है, शासन कर रहे हैं भारत में, मगर कहां पर जवाबदेह है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में। इस प्रकार की व्यवस्था जो है यहां पर स्थापित हो रहा है। अब ये भारत सचिव भी अकेला काम नहीं कर सकता ब्रिटेन में, इनको भी भारत पर शासन किस प्रकार से करना है, उनके लिए भी सहायता और सलाह चाहिए। इसके लिए एक और परिषद बनाया गया, इस भारत सचिव की सहायता के लिए एक और परिषद बनाया गया, जिनको कहा गया सलाहकार परिषद, जिनमें कुल मिलाकर के जो है 15 सदस्य मतलब इस भारत सचिव को मिलाकर के भी, मतलब 14 और 1 15, कुल मिलाकर के मेंबर कितने हो गए सलाहकार परिषद में, 15 मेंबर है, जिनमें एक स्वयं खुद कौन है, भारत सचिव है, जो एक्चुअल में इसका अध्यक्ष हुआ करता था। ठीक,
तो ये ध्यान रखना है हमें प्रारंभिक परीक्षा के लिए कि इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स समाप्त कर दिया गया। साथ में जो एक नई पद क्रिएट किया गया भारत सचिव का, और ये कौन है, ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य है। और इनकी सहायता के लिए जो है एक 15 सदस्यीय जो है एक सलाहकार परिषद, जो सलाहकार परिषद उनकी भी गठन कर दिया गया। और ये सब भी स्वाभाविक है, कौन लोग होंगे, सब लोग ब्रिटिश ही होंगे। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, ये सब जो है भारत में शासन करना है, मगर उसके लिए पूरी व्यवस्था कहां पर डेवलप कर रहे हैं लोग, वो ब्रिटेन में कर रहे हैं। कहां पर डेवलप कर रहे हैं, ब्रिटेन में कर रहे हैं। ये तो होगी उनकी बहुत महत्वपूर्ण पहली विशेषता। अब आप चलते हैं इस पर आगे। ठीक है, जैसे बताया मैंने जो है भारत जो सचिव है और उनकी सहायता के लिए जो है जो सलाहकार परिषद है, क्योंकि सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन है, भारत सचिव है ये। ठीक, इनके अलावा अब ये ऐसे समझ लीजिए, ये भारत सचिव जैसे बताया मैंने, ये भारत सचिव जो है ये जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी है। ये शासन कर रहे हैं भारत में, मगर ये भारत की जनता के प्रति कोई इनकी जवाबदेता नहीं है, बल्कि जवाबदेता किसके प्रति है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति है। अब ये तो ठीक है कि वहां ब्रिटेन के प्रति जवाबदेह हो गए, वहां पर वो ब्रिटेन में रहते हैं और ब्रिटेन के प्रति जवाबदेह है, ये सही हो गया, ठीक है। मगर अब दूसरी स्थिति ये है कि भारत में किस प्रकार का, ये तो ब्रिटेन की स्थिति हुआ, मगर अब भारत में क्या, तो भारत में जो है एक ताज के प्रतिनिधि के रूप में, क्योंकि अब शासन किसके नाम से किया जाना है, ताज के नाम से किया जाना है। शासन की जो शक्ति का जो स्रोत है वो क्या है, ताज है। तो अब भारत में जो है एक ताज के प्रतिनिधि, भारत में जो है ताज के प्रतिनिधि, ठीक है, ताज के प्रतिनिधि जिनको पहले गवर्नर जनरल कहा जाता था, जिनको पहले भारत का गवर्नर जनरल कहा जाता था। अब हालांकि उनको कहने को तो जो है भारत का गवर्नर जनरल ही कहा गया, मगर उसके लिए उनको एक पद दिया गया, उनको एक सम्मान के रूप में पद दिया गया, जिनको कहते हैं वायसराय, जिनको कहते हैं वायसराय। एक नया पद क्रिएट किया गया, या फिर यूं ही कहा जाए कि गवर्नर जनरल अर्थात वायसराय। इसके माध्यम से तो भारत में पूरी शासन व्यवस्था का सर्वोच्च जो प्राधिकारी है वो कौन बन गया, गवर्नर जनरल बन गया। और गवर्नर जनरल में भारत में जो शासन व्यवस्था है, उनकी जो शासन व्यवस्था है उसके अधीक्षण में, उनके निर्देशन में और उनके ही पूरी तरह से नियंत्रण में। और ये जो गवर्नर जनरल है, ये गवर्नर जनरल जो है वो जो है जवाबदेह है किसके प्रति, भारत सचिव के प्रति। किसके प्रति, भारत सचिव के प्रति। इसका मतलब ये हो रहा है यहां पर, एक मैंने बताया कि सर्वोच्च यहां पर कौन है, ताज है। ताज ने जो है ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य, जिनको हम क्या कह रहे हैं, भारत सचिव कह रहे हैं, भारत सचिव की नियुक्ति कर दिया गया। और भारत सचिव किसके प्रति जवाबदेह है, तो ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है, ब्रिटिश पार्लियामेंट है, उसके प्रति जवाबदेह है, पार्लियामेंट के प्रति जवाबदेह है। और भारत सचिव के उसके अधीनस्थ भारत में, इस भारत में जो है यहाँ पर कौन हो गया, गवर्नर जनरल, जिनको कहा गया वायसराय, गवर्नर जनरल वायसराय। तो इस प्रकार से जो है अब ये गवर्नर जनरल जो है किसके प्रति जवाबदेह हो गया, ये जो गवर्नर जनरल है ये किसके प्रति जवाबदेह है, भारत सचिव के प्रति जवाबदेह है। भारत सचिव किसके प्रति जवाबदेह है, पार्लियामेंट के प्रति जवाबदेह है। इस भारत सचिव की नियुक्ति किसने किया, ताज की नियुक्ति किया। मतलब ये हुआ अब इसमें कि शासन जो है भारत में किया जाना है, किनके माध्यम से, गवर्नर जनरल के माध्यम से। इनकी नियुक्ति कौन कर रहे हैं, इनकी ये किसके प्रतिनिधि है, इस ताज के प्रतिनिधि है। किसके प्रतिनिधि है, ताज के प्रतिनिधि। और गवर्नर जनरल नहीं, यहाँ पर जो अलग अलग जो प्रांत है, जो प्रांत उस समय जो हुआ करते थे, उन प्रांतों में जो गवर्नर है, वो गवर्नर भी किसके प्रतिनिधि है, तो ताज के प्रतिनिधि है, ताज के प्रतिनिधि। स्वाभाविक है उसकी नियुक्ति किनके द्वारा किया जाएगा, उधर ताज के द्वारा किया जाएगा, ये उनके प्रतिनिधि के रूप में है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो गया कि अब पूरे भारत में जो है शासन व्यवस्था के संचालन का जो संपूर्ण प्राधिकार का मतलब चाहे वहां सैनिक शक्ति हो, चाहे नागरिक शक्ति हो, विधायी हो, कार्यपालक जो भी है, वो सब के सब जो है किसमें निहित हो गए, गवर्नर जनरल और उनकी जो परिषद है, गवर्नर जनरल और उनकी जो परिषद है ये। तो इस प्रकार से जो है गवर्नर जनरल भारत में सर्वोच्च पदाधिकारी हो गया, जो जवाबदेह है किसके प्रति, 1000 मील दूर
जो भारत ब्रिटेन में जो भारत सचिव उनके प्रति, और भारत सचिव भी जो है किसके प्रति जवाबदेह है? ब्रिटिश पार्लियामेंट। जिस भारत सचिव की नियुक्ति किसने किया? ब्रिटिश राज ने किया। तो इस प्रकार से भारत में जो है शासन जो कर रहे हैं वो भारत के लोगों के प्रति कोई जवाब नहीं है। इनकी जवाबदेहिता किनके प्रति है? ब्रिटेन के प्रति है। तो स्वाभाविक है वो भारत में शासन करने के लिए जो नीतियां बनाएंगे भारत के अनुरूप हो या ना हो, उससे कोई सरोकार नहीं है। उनको सरोकार किससे है? अपने मुनाफे से है, अपने हित से है। तो स्वाभाविक है अब वो शासन की नीतियों को ऐसे बनाए जिससे फायदा किसको होगा? ब्रिटेन के होगा। कहने का मतलब ये हुआ, चाहे वह प्रशासनिक नीति हो, चाहे राजनीतिक नीति हो, चाहे वह आर्थिक नीति हो, सामाजिक सांस्कृतिक जो भी नीति है, भारत में अब उनका संचालन इस प्रकार से करेगा जिससे मुनाफा, जिनको फायदा, जिनका हित किसका सधेगा? ब्रिटेन का सधेगा। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है? भारत में जो है, भारत एक ऐसा देश बन गया जो खुद मेहनत कर रहा है। यहां पर मेहनत कर रहे उन लोगों पर शासन कौन कर रहा है? एक विदेशी आकर शासन कर रहा है, ठीक है। और विदेशी जो है वहां शासन तो कर रहा है, ठीक है, मगर वहां जो है उन भारतीयों के हित को ना साध करके वह अपने हित साध रहे हैं, और यहां से जो है धन, संसाधन और सभी चीजों का कहां ले जा रहे हैं? ये ब्रिटेन ले जा रहे हैं। तो इस प्रकार से शासन व्यवस्था को मैंने पहले बता चुका हूं, ये औपनिवेशिक शासन की व्यवस्था है। ये स्वरूप शासन का कैसा है? औपनिवेशिक है। भारत इस प्रकार से क्या बन गया? ब्रिटेन का एक उपनिवेश बन गया। तो स्वाभाविक है अब भारत के यहां से क्या है? शोषण की मात्रा पहले तो बढ़ी ही थे, मगर अब धीरे धीरे रणनीतिक रूप से कई जो है बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से शोषण की तरीके विकसित कर लिया गया। क्यों? क्योंकि पूरी शक्ति अब किसमें निहित हो गए है? यहां पर गवर्नर जनरल, इस प्रकार से नागरिक, सैनिक, विधायी सभी शक्ति इनमें से। अब इसमें जो अगली विशेषता है उस तरफ आगे बढ़ते हैं हम। ये इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इनकी जो विशेषता था, जैसे मैंने बताया कि इसमें जो है अब पूरी शक्ति जो है शासन की भारत में कहां पर चला गया? गवर्नर जनरल के पास में, भारत में। उनके पास में सभी शक्ति नहीं थी। बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि भारत में है भारत में जो है भारत एक राष्ट्रपति होगा, और भारत में राष्ट्रपति में जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी। वो सभी कार्यपालिका शक्ति साथ में जानते हैं, विधायी शक्ति भी उनके पास में है, इस तरह से, क्योंकि संसद का हिस्सा है, ठीक। तो इस प्रकार से जो है नागरिक सभी शक्ति इनके पास चले गए। अब ये कह रहे हैं कि भारत में जितने भी ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र है, भारत में जितने भी ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र है, जो अलग अलग क्षेत्र पर जब उन्होंने अब ज्यादा मात्रा में तो स्थापित कर ही लिया है, क्योंकि अवध, इस तरफ सतारा, झांसी, नागपुर, कई बड़े क्षेत्र को उन्होंने अपने अधीनस्थ कर ही लिए है। तो अब इस पूरे क्षेत्र का जो पूरे जो ब्रिटिश आधिपत्य वाला जो क्षेत्र है, उस पूरे ब्रिटिश आधिपत्य के क्षेत्र को उन्होंने जो है पूरे अब कई अलग अलग प्रांतों में, क्योंकि अब 57 की क्रांति हुआ है, तो आगे ऐसे कोई भविष्य में क्रांति ना हो, इसके लिए अब फिर बड़ी मात्रा में प्रशासनिक पुनर्गठन किया गया। बड़ी मात्रा में प्रशासनिक पुनर्गठन किया। पुनर्गठन का मतलब यह है कि अभी तक 3 प्रेसिडेंसी हुआ करते थे, बंगाल है, मद्रास है, बॉम्बे, मगर अब यहाँ पर नए नए प्रांतों को गठन करने की प्रक्रिया शुरुआत हुआ। पूरे ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र को अब प्रांतों में विभाजित कर दिया गया, अलग अलग प्रांत बने। प्रांत मतलब जैसे वर्तमान में हमारे स्टेट है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इस तरह का कई प्रांत में विभाजित कर दिया गया। जैसे कि आप जानते हैं इसमें मध्य प्रांत की गठन किया गया, संयुक्त प्रांत का गठन किया गया, फिर आगे पंजाब का भी गठन किया गया, ठीक है, इस तरह से। ये तो अब संपूर्ण क्षेत्र को जो है प्रांतों में विभाजित कर दिया गया, और उसमें एक प्रमुख के रूप में गवर्नर जनरल, और गवर्नर जनरल की सहायता के लिए क्या उनका परिषद है। उनके नेतृत्व में प्रांतीय स्तर पर सरकार का गठन किया गया। मगर ये प्रांतीय स्तर की जो सरकार होगा वो केंद्रीय सरकार, अब केंद्रीय सरकार मतलब किसका नेतृत्व है वहां पर? इनका गवर्नर जनरल का। तो केंद्रीय सरकार के सिर्फ एक अधिकरण है। कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रांतीय सरकार जो है, एक प्रांतीय सरकार अब जो है कोई वो स्वतंत्र या स्वायत्त सरकार नहीं है, ये सीधे अधीनस्थ है। किसके अधीनस्थ है? गवर्नर जनरल के। किसके अधीनस्थ है ये? गवर्नर जनरल की जो केंद्रीय सरकार है उसके अधीनस्थ में प्रांतों की गवर्नर की सरकार। तो इनके लिए भी सहायता के लिए भी परिषद है, कार्यकारी है, विधायी है, इनके लिए भी कार्यकारी और क्या है? विधायी परिषद है ये। तो इस प्रकार से जो है क्या हो गया है हमारे पास में कि ये जो है अब पूरे भारत के जो आधिपत्य वाले क्षेत्र है उसमें केंद्रीय सरकार है, और उसके अधीन ही जो है एक निचली स्तर में, क्षेत्रीय स्तर में प्रांतों की सरकार है। ये होगी इनकी अगली विशेषता। अब इसमें जो है बहुत
महत्वपूर्ण और अंतिम विषय तक तरफ आगे बढ़ रहे हैं, वहां है कि इस अधिनियम में जैसे पहले बताया मैंने कि गवर्नर जनरल है, जो गवर्नर जनरल और जो गवर्नर की नियुक्ति होती है वो ताज के द्वारा किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से। गवर्नर जनरल और जो गवर्नर की जो नियुक्ति होती है किनके द्वारा होता है? ताज के द्वारा होता है। मगर उनकी सहायता के लिए जो परिषद बना है, चाहे वहां कार्यकारी परिषद हो चाहे वहां विधायी परिषद हो, ठीक है, उनमें जो सदस्य है उनकी जो नियुक्ति है वो भारत सचिव, वो जो है ब्रिटेन में जो भारत सचिव है, ब्रिटेन में जो भारत सचिव और उनका जो परिषद है ये दोनों मिलकर करते हैं। मतलब भारत सचिव और साथ में उनका जो परिषद है वो मिलकर किसकी नियुक्ति करते हैं? इस परिषद के सदस्य को। ये अच्छे से आपको याद रखना है, ये जो है आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मगर साथ में इसमें एक और पद हुआ करता था जिसको कहते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिनके कहते थे लेफ्टिनेंट गवर्नर। इस लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति जो है, उस लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति जो है भारत में सर्वोच्च जो प्रशासक है गवर्नर जनरल, उनके द्वारा किया जाता था। तो ये अच्छे से याद रखना है प्रारंभिक परीक्षा से आपको, प्रारंभिक परीक्षा के लिए, कि गवर्नर जनरल और गवर्नर की नियुक्ति कौन करते हैं? वो ताज के द्वारा करते हैं, ये ताज के प्रतिनिधि है। जबकि उनके जो परिषद है जो उनको सहायता देता है, चाहे कार्यकारी हो चाहे वहां विधायी हो, उन परिषद के सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो भारत सचिव। और किनकी सहायता से? ब्रिटेन में जो परिषद है, सलाहकार परिषद है, उनकी सहायता से करते हैं। ये हमें ये याद रखना है। दूसरा इसमें एक और पद है लेफ्टिनेंट गवर्नर का। लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो आयुक्त क्षेत्र थे बेसिकली, ये वर्तमान में जैसे केंद्र शासित प्रदेश है वैसी क्षेत्र हुआ करते थे, उनके प्रमुख हुआ करते थे लेफ्टिनेंट गवर्नर। उनकी नियुक्ति जो है ये स्वयं गवर्नर जनरल करते थे। इस प्रकार से क्या हुआ कि सब कुछ जो है प्रशासन की व्यवस्था जो है देखा जाए तो केंद्रीकृत हो चुका है। ये पूरे जो है क्षेत्र पर, ब्रिटिश अधिपत्य वाले क्षेत्र पर जो है पूरा नियंत्रण किसका है? सम्राट का है। तो सम्राट का जो है संपूर्ण नियंत्रण का सिद्धांत स्थापित कर दिया। मतलब पूरे भारत के जो है उस अधिपत्य क्षेत्र में नियंत्रण किसका बना है? अब ताज का। शक्ति शासन करने की कहां से निकलेगी? ताज से निकलेगी। पूरे जो है भारत में जो शासन किया जा रहा है वो सब के सब किसके निर्देशन में? ताज के निर्देशन में। किसके अधीक्षण में? ताज के अधीक्षण में। किस पर नियंत्रण में? ताज के नियंत्रण में। इस प्रकार से जो है भारत सिद्ध तौर पे अब ब्रिटेन का क्या बन चुका है? एक उपनिवेश बन चुका है। इसमें अंतिम विशेषता मतलब चल रहे हैं वहां है कि इसमें एक प्रावधान किया गया जो बेसिकली जो है पहले प्रावधान किए गए थे 1853 वाले, उसकी निरंतरता बनी रही। सबसे पहले शुरुआत 1835 में हुआ था इस प्रकार की कि सिविल सेवा में जो परीक्षाएं होती है, सिविल सर्विसेज की जो है जो प्रक्रिया होती है उसमें जो है चयन उनकी नियुक्ति के लिए खुली प्रतियोगिता का प्रावधान किया गया। ये पहले थे, अब उनको यहाँ पर निरंतर किया गया। ये हो गया इनकी मुख्य विशेषताएं। अब इनको बहुत छोटा से जो है जल्दी में थोड़ा समझ लेते हैं इनके महत्व को। बहुत ये अधिनियम जो है आपके मुख्य परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण हो सकता है वहां पूछ करके इनके महत्व ये है इस अधिनियम का। पहले एक तो यहां पहले महत्व ये हुआ कि इसने ताज के संपूर्ण नियंत्रण के सिद्धांत को स्थापित कर दिया। मतलब पूरे क्षेत्र पर जो है नियंत्रण किसका? एक ही सत्ता का। किसका? ताज का। पहली बात तो यही हुआ। अब उस क्षेत्र में जो है उन्होंने जो है एक ऐसी जो है सरकार की स्थापना किया जो एकल सरकार है। मतलब इस पूरे अधिपत्य वाले क्षेत्र में जो है सरकार किसका है? केवल एक का है। और सरकार किसकी है? ताज की सरकार है। ठीक है, जो ताज की सरकार है। और ताज की सरकार मतलब किसकी? उसके प्रतिनिधि कौन है भारत में? वहां गवर्नर जनरल है केंद्रीय स्तर में। तो केंद्रीय गवर्नर जनरल और उसके अधीनस्थ या उनके एक तरह से है उसके जो है नियंत्रण में ही एक तरह से है वो कौन है? प्रांतों में जो है वहां कौन है? गवर्नर। तो प्रांतों में जो गवर्नर और उनकी जो सरकार है उस पर भी नियंत्रण अप्रत्यक्ष रूप से किसका बना हुआ है? गवर्नर जनरल का। तो इस प्रकार से पूरे ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र वाले में जो है एक सरकार की स्थापना हुआ। बल्कि जो है बहुत कठोर शासन व्यवस्था है। ये केंद्रीय की कठोरता से जो है केंद्रीय की शासन व्यवस्था स्थापित किया गया। पहली तो बात यही है। ऐसे ही जो है भारत के संविधान में भी, हालांकि सामान्य शासन व्यवस्था के संदर्भ में ऐसा नहीं है, सामान्य काल में ऐसा नहीं होता, मगर उसके बावजूद भारत में जो है जैसे कि भारत के संविधान में जो है अनुच्छेद 1 में ही कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। राज्यों का संघ होगा इसका मतलब यह है कि हमने एक सशक्त संघ की स्थापना किया है जो बड़ी शक्तिशाली है।
ये इसको स्थापित करता है। ये दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता ये है यहां जो है कि इसने भारत के पूरे क्षेत्र में एकल सरकार की स्थापना किया और जो क्षेत्रीय जो इकाई है वो सिर्फ एक अभिकरण मात्र है, अभिकरण मात्र है ये, मगर भारत में इस प्रकार के वर्तमान में कोई शासन व्यवस्था नहीं है। हमारी परिसंघात्मक व्यवस्था है और उसमें जैसे केंद्रीय सरकार है उनको जो शक्ति प्राप्त हुआ है संविधान से, वैसे राज्य की सरकार को भी शक्ति कहां से प्राप्त होता है, संविधान से होता है। तो ये इंपॉर्टेंट रहा। ये तीसरा महत्वपूर्ण ये था कि इसने पूरे भारत के जो है अधीनस्थ क्षेत्र को अलग अलग प्रांतों में विभाजित किया। प्रांतों में जो है सरकार है और उनकी शासन व्यवस्था है। तो इस प्रकार से यहां जो हो गया इस भारत शासन अधिनियम 1858 की उनकी पृष्ठभूमि, उनकी जो है उद्देश्य, उनकी विशेषताएं और उनका महत्व, साथ में अगर इसका मूल्यांकन भी करना होता है तो इनके गुण और दोष के आधार पर इनका मूल्यांकन किया जा सकता है। ये तो आप समझ रहे हैं कि आप ये जो टॉपिक है, ये जो अधिनियम है आपके प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें तथ्यों को और साथ में जो है इसमें जो संकल्पनाएं स्थापित की गई है उनको बहुत अच्छे से समझ लेना है, जिससे अगर प्रश्न पूछा गया संयोग से तो उसमें से प्रश्न जो है उनको बहुत सटीक तरीके से आप वाजिब तरीके से जो पूछा गया है वो जवाब दे सके, जिससे आपको बहुत अच्छा नंबर गेन होगा। ऐसी जो है और आगामी लेक्चर में हम बहुत सार्थक तरीके से, सारगर्भित तरीके से जो है और डिस्कस करेंगे, जिससे आपकी तैयारी और मजबूत हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।